हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैं आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बता रहा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं दैट गवर्न्स द फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब गवर्निंग का मतलब है विच फैसिलिटेट्स। कौन से फैक्टर हैं, अगर वो मतलब उनकी वैल्यू अगर कुछ पर्टिकुलर हो तो लिमिट के अंदर हो तो वो जो है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक है, अगर वो फैक्टर फेवरेबल होंगे तो वो फैक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ फेवरेबल होंगी तो हमारा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन इजी हो जाएगी। तो बॉन्ड अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कुछ फैक्टर होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को मतलब फैसिलिटेट करेंगे, इजी करेंगे, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन को इजी करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट है फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें, फर्स्ट फैक्टर इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी जब टॉपिक शुरू होता है तो उसमें पहले बेसिक्स ही दिए होते हैं, वो आपने पढ़े होते हैं पहले भी, तो आपको उनका हल्का हल्का नॉलेज या आइडिया हमेशा रहता ही है। पर यहाँ पे आपको फिर से इसको ब्रश अप करना पड़ेगा अपने नॉलेज को कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द, क्या होती है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डेफिनेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the isolated from the outermost shell of an isolated atom in gaseous phase। ठीक है, सो एज टू convert into a positive ion, that is, क्या बोलते हैं पॉजिटिव आयन को, कैटायन। जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। तो इसकी मैंने भी डेफिनेशन लिखी है, और डेफिनेशन में देखते हैं की पॉइंट्स क्या है और क्या ये डेफिनेशन हमें इंडिकेट कर रही है। ठीक है, आयनेशन एनर्जी क्या हुई, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, कोई भी में भी डिफाइंड एज या कुछ भी, वैसे डेफिनेशन तो आपसे कहीं पूछेंगे नहीं, अगर कोई आपका वाइवा होगा या ओरल इंटरव्यू होगा वहाँ पे ही पूछा जाएगा आपसे। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज, सो as to convert into a positive that is cation। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ये कुछ अमाउंट है, एनर्जी का अमाउंट है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड, तो मतलब इतनी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of an isolated atom in the gaseous phase so as to convert into a positive ion। तो फिर से हम वही करेंगे जैसे हमने बेसिक बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, उसके बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया था। तो उसमें फिर से मैं आपको यहीं पे ये छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ कि जैसे ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में। ठीक है, इसके अराउंड क्या रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इस तरह से हम उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमेशा किसी ना किसी ऑर्बिटल में होते हैं। जैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होते हैं, पी हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स होता है, ठीक है, पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। तो हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तब भी मैंने आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा। जैसे हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखा था, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखा था। तो हमने वहाँ पी के लिए इस तरह 3 ऑर्बिटल बताए थे, फिर हमने बताया था किस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। तो इस तरह के ऑर्बिटल जो है ये, मतलब ये तो हमने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से होगा। ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है।
तो मैंने आपको बताया था जैसे बोहर मॉडल में बोला था कि ऑर्बिट होते हैं उसके अराउंड, तो दूर दूर होते हैं ऑर्बिट, एक ऑर्बिट यहाँ होगा, फिर एक उसके बाहर होगा, फिर एक उसके बाहर होगा, तो उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पर ऑर्बिट इज़ दैट ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको डिसरिगार्ड कर दिया था, बट दैट वाज सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट जो उस टाइम आया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑर्बिट नहीं होता है, वो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है। तो डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम, तो इन्होंने बोला कि आयनेशन एनर्जी क्या, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ से एटम फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। तो आइसोलेटेड एटम का मतलब ये हो गया कि हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है, तो हमने फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल क्या हुई, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस से दूर हुआ, आउटर मोस्ट शेल में हुआ, ठीक है। इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको न्यूक्लियस से वो ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा बाहर होगा डिस्टेंस पे, तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ये भी प्रेजेंट है, हम जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको रिमूव क्यों नहीं कर रहे हैं। इनको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस के वो ज़्यादा उतना ही क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा उसको किस तरह से हम उसको बहुत सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होगी, तो वो इजीली वो क्या है आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उससे को हम बोलेंगे मतलब वो आयन बन गया, केटायन बन गया, ठीक है। तो इसमें वो क्या बोला, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज। अब हमने गैसियस फेज क्यों बोला, तो मान लो ये बहुत सारे हमारे पास एटम है, अगर आप बताओ सॉलिड स्टेट में क्या होती है, एक पर्टिकुलर पैकिंग होती है, HCP CCP या कोई भी सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट की हमारे डेफिनेशन भी है, उसका वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होता है। तो ये अगर नज़दीक नज़दीक होंगे एटम आपस में, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की मतलब अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, कुछ भी इंटरफेयर करेगी, इनकी जो अट्रैक्टिव जो अट्रैक्शन है वो एक दूसरे के चार्ज जो है उसको इंटरफेयर करेगा, ठीक है। और उस तरह लिक्विड है, लिक्विड में भी क्लोज होंगे, पर गैसियस में क्या होता है, एटम्स हमेशा दूर दूर होते हैं इस तरह से, मतलब आइसोलेटेड टाइप होते हैं, वो एक दूसरे को वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो स्टीक अमाउंट है एनर्जी का वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला इन्होंने विन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अब दूसरी बात आ गई कि हमारे पास डिफरेंट मतलब दिए गए हैं, जैसे आप मान लो आपके पास क्या है, एक तरफ आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक तरफ आपके पास जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और दूसरा फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो आपको पता है जो 10 पे जो एटॉमिक नंबर 10 पे जो है आती है, दैट इज़ क्या है वहाँ पे, नियॉन, नियॉन गैस, और वो क्या है, एक नोबल गैस है, ठीक है। तो और इनर्ट है, तो हर जो एटम है आपको पता ही है कि उसकी टेंडेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज़ करके क्या अटेन कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो फिर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और सोडियम का क्या है 11। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके आराम से नोबल गैस में चला जाएगा, और फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, केटायन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली जो लूज़ कर रहा है, डेफिनेशन में हमने बोला ही कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो इसको जो है आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी सोडियम की एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो ये केटायन बनाएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो इसकी डेफिनेशन ये बोल रही है। तो इसका मतलब है कि जितनी आसानी से कोई भी एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, वो उतनी जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटायन को, ठीक है। और जो हमारे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आयन कितनी जल्दी बनाता है, ठीक है, वेदर केटायन और एनायन। तो इसके लिए मतलब जितना इजी इट, सो इससे हमें ये पता चलता है कि लेसर द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो उतना ही क्या होगा, ईजियर विल बी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द केटायन, एंड हैंस ग्रेटर द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो उतनी ही जल्दी वो ये हो जाएगा। तो इसके लिए हमने अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया, सोडियम है, सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बोला हमने गैसीय स्टेट में, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मैग्नीशियम है, तो इन्होंने डाटा भी दिया हुआ है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो जो सोडियम है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है
1495 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है 495, और इसके लिए रिक्वायर्ड है 743 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। तो ऑब्वियसली यही डाटा से ही हमें पता चल रहा है, देखो कि यहाँ पे सोडियम जो है इजीली क्या करेगा, कैटायन फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, ठीक है। और ये तो हमारे पास डाटा है। अगर आप डाटा नहीं है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ डेफिनेशन में ही दिया है कि मोस्ट इजीली मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है आयनिक बॉन्ड। तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो एल्कली मेटल है जो ग्रुप 1 है, अगर आपको आइडिया है पीरियोडिक टेबल का, तो उसकी लो होती है एल्कली मेटल्स की, ठीक है। एल्कली मेटल में जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। सीजियम तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो वो बिल्कुल एकदम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। ये जब हम आगे आपको सेकेंड ईयर में चैप्टर है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर है, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और जो SPDF एलिमेंट्स हैं उसका, ठीक है। तो ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड फैक्टर जो है दैट गवर्न्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिन वर्ड जो है दैट इज अफेबल लिखते हैं जैसे हम, तो आप इंग्लिश डिक्शनरी में देख सकते हैं अफेबल मीन्स जैसे लाइकिंग टाइप होता है, ये लाइक करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को लाइक करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लाइक करना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ it is the amount of energy released when an extra electron is added to an isolated atom in the gaseous phase to form a negative आयन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अगर हम पहले इनकी डेफिनेशंस को कंपेयर करते हैं तो इट इज़ द, यहाँ भी लिखा है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनिक बॉन्ड में भी आपने लिखा, आयनाइजेशन एनर्जी में भी आपने लिखा था अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद है इट इज़ अ रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहाँ पे रिमूव है और यहाँ पे क्या है, ऐड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ रिमूव कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी में और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये, और दूसरा यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या है, रिलीज्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हम उस अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इस पर्टिकुलर एटम की, ठीक है, टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। तो इन गैसियस फेज, तो वो भी आयनाइजेशन एनर्जी भी गैसियस फेज में थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी गैसियस फेज में है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और वहाँ पे क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। तो नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, एनायन, ठीक है। तो मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया कि फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 9, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस स्टेट में गेन करेगा, ठीक है, और गेन करके क्या बनाएगा, फ्लोराइड, ठीक है। तो फ्लोराइड बनाएगा। उसी तरह जितने भी हेलोजन है जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 9 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने नेक्स्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
ठीक है। तो बोलने का मतलब है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कोई इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी तो उतना ही ईजीली क्या करेगा ये हैलाइड मतलब नेगेटिव आयन दैट इज़ एनाइन बनाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आयन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम क्या है इजीली क्या बना रहा है केटाइन बना रहा है आसानी से, आयोनेशन एनर्जी इसकी कम है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसने सोडियम ने यहाँ पे लूज किया, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने क्या कर लिया यहाँ पे गेन कर लिया, तो इसने क्या बना दिया क्लोराइड एनाइन बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हुए। ठीक है। तो इसके लिए जनरली अगर हम बोलें आयनिक बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स और एलिमेंट प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द periodic table। ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द periodic टेबल। तो periodic टेबल अगर आपको हर बुक में दिख दिया होता है स्टार्टिंग में periodic टेबल दिया होता है तो आपने देख लेना है। तो वहाँ पे बोला है कि जैसे periodic टेबल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक वहाँ पे एलिमेंट दिए होते हैं सारे। ठीक है। और दो लाइंस इस तरह नीचे दी होती है पीरियोडिक टेबल में। तो इन्हें बोला कि जो ये लेफ़्ट साइड के एलिमेंट है और राइट साइड के एलिमेंट है इनके बीच में जब कंबाइन करते हैं दोनों तो क्या बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है। सो मैंने दो फैक्टर आपको बता दिए दैट गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब डेफिनेशन ऐसे नहीं कि आप क्रैम करो, पर आपको समझ होनी चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो हमने बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ईजिली क्या करेगा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उतनी इजीली एनाइन फॉर्मेशन होगी। और दिस बोथ फैक्टर्स विल गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे।